सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 17 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहे हैं कि 2020 में साहित्य में नोबेल पुरस्कार पाने वाले अभी किस व्यक्ति का अभी हाल ही में निधन हो गया, नाम बताइए उनका। तो आंसर होगा लुईस ग्लुक। तो लुईस ग्लुक ये एक प्रसिद्ध कवयित्री थी जिन्हें 2020 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था और अभी इनका 80 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वे न्यूयॉर्क की रहने वाली थी और साहित्य में नोबेल पुरस्कार पाने वाली वो 16वीं महिला बनी थी। साहित्य यानी कि लिटरेचर। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ साहित्य के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार किसे मिला था और कब मिला था, तो 1901 में मिला था सुली प्रूधोमे को। ये फ्रांस के थे। और अभी आप जानते ही हो 2023 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे मिला, जॉन फॉसे को। ये नॉर्वे के लेखक हैं और हमने इनको ट्रिक से कैसे याद किया था, साहित्य में मेरी जान फंस गई, साहित्य में मेरी जान फंस गई मेरे दोस्त, जान फंस गई जॉन फंसे। और हाँ, अगर आप में से कोई इस वीडियो को वेरी फर्स्ट टाइम देख रहा है तो उनको याद दिला दूं मैं कि अभी 2023 में जो नोबेल पुरस्कार दिए गए हैं उनको याद करने का ट्रिकी वीडियो, बड़ा ही शानदार ट्रिकी वीडियो बनाया है। पूरे यूट्यूब पर ऐसा वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये स्टूडेंट कह रहे हैं। आप कमेंट जा करके पढ़ सकते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जरूर देखिएगा। वो वीडियो देखने से आपको सारे नाम याद हो जाएंगे और अभी एग्जाम में यहां से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। सिंपल सा सर्च करना यूट्यूब पे, नोबेल प्राइज ट्रिक्स 2023 क्रैक एग्जाम, आपको वीडियो मिल जाएगा। और नोबेल पुरस्कार की बात है तो आप जानते हो नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे, रविंद्रनाथ टैगोर जी थे। 1913 में मिला था उन्हें, साहित्य का ही मिला था गीतांजलि के लिए। और आप यूं भी कह सकते हो कि साहित्य में नोबेल पुरस्कार पाने वाले वो पहले एशियाई भी थे। और वैसे साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले वो अभी तक एकमात्र भारतीय हैं, रविंद्रनाथ टैगोर जी। अच्छा, निधन वाला प्रश्न है तो कुछ इंपॉर्टेंट नाम मैं आपको रिवाइज कर रहा हूं जिनका भी हाल ही में निधन हुआ। अभी जानते हो आप पावर पॉइंट बनाने वाले सॉफ्टवेयर डेवलपर थे डेनिस ऑस्टिन, इनका निधन हो गया। जॉन वॉर्नेक अडोब के सह संस्थापक थे, निधन हो गया। जॉन बी गुडएनफ लिथियम आयन बैटरी के आविष्कारक थे, इनका निधन हो गया। और नोबेल पुरस्कार के बारे में अगर डेली करंट अफेयर्स देखते होंगे तो इनका नाम आपको फटाक से याद आ गया होगा। हर बार मैंने इनका नाम आपको याद कराया है क्योंकि 2019 में केमिस्ट्री का मिला था इनको नोबेल पुरस्कार। सबसे उम्र दराज व्यक्ति हैं ये नोबेल पुरस्कार पाने वाले, इसलिए इनका नाम मैंने आपको बताया था। बाकी गॉर्डन मूर इंटेल के सह संस्थापक थे, निधन हो गया। एक इयान विल्मुट याद होगा, डोली भेड़ क्लोन के निर्माता थे, इनका भी निधन हो गया। और बिंदेश्वर पाठक सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक थे, इन्हें टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, इनका भी अभी निधन हो गया, ध्यान रखना। ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम मैंने आपको रिवाइज करा है, इनके हाल ही में 2023 में निधन हुआ है। हम बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं, तो आंसर होगा क्रिस्टोफर लक्सन। तो अभी न्यूजीलैंड में जो चुनाव हुए उसमें पूर्व कारोबारी क्रिस्टोफर लक्सन ने जीत हासिल की है और अब वो होंगे न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री। और वे किनका स्थान लेंगे, यानी कि अभी तक न्यूजीलैंड के जो प्रधानमंत्री हैं वो कौन है, तो क्रिस हिप्किंस हैं। इनकी पार्टी का नाम है लेबर पार्टी और क्रिस्टोफर लक्सन की पार्टी है नेशनल पार्टी। देखो पहले अपन न्यूजीलैंड की बात करते हैं। न्यूजीलैंड की कैपिटल वेलिंगटन है, करेंसी है न्यूजीलैंड डॉलर। प्रधानमंत्री अब होंगे क्रिस्टोफर लक्सन, नेशनल पार्टी के हैं। और आपको याद होगा अभी सबसे नवीनतम कॉन्टिनेंट खोजा गया था, उसका नाम रखा था जिलैंडिया। और हमने कहा था कि जो न्यूजीलैंड देश है ये उसी का हिस्सा है। और कुक जल संधि या कुक स्ट्रेट या कुक जल डमरू मध्य, कुछ भी बोल दीजिए, ये आपको मिलेगी कहाँ पे, न्यूजीलैंड में। या यूं कहूं कि कुक जल संधि ये नॉर्थ न्यूजीलैंड और साउथ न्यूजीलैंड के बीच में है, उन दोनों को जोड़ने का काम करती है। और यहाँ का न्यूजीलैंड का सबसे ऊंचा जो पर्वत चोटी है उसका नाम क्या है, माउंट कुक है। तो कुक से याद रखना, चाहे सबसे ऊंची पर्वत चोटी हो या जल संधि आपसे पूछे तो वो न्यूजीलैंड के बारे में बात कर रहा है। और आपको याद होगा धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला, दुनिया का पहला तंबाकू कानून पारित करने वाला पहला देश ये न्यूजीलैंड ही है। और न्यूजीलैंड ने अभी पतले प्लास्टिक बैग पर भी प्रतिबंध लगा दिया और ऐसा करने वाला पहला देश बना था ये। महिलाओं को वोटिंग का अधिकार देने वाला पहला देश भी आपका न्यूजीलैंड है। और अभी 2023 में जो फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप हुए थे ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में हुए थे, जिसको किसने जीता था, स्पेन ने इंग्लैंड को हरा के। और इसका शुभंकर यानी कि मैस्कॉट क्या था, तजुनी, जो रिप्रेजेंट करता है एक पेंगुइन को। तो ये न्यूजीलैंड से संबंधित कुछ पॉइंट्स आपको मैंने रिवाइज करा है। कुछ और अपॉइंटमेंट्स देखेंगे अपन ऑप्शन में। तो थर्मन षणमुगरत्नम ये सिंगापुर के प्रेसिडेंट बने, श्रेथा थावेसन ये थाईलैंड के प्रधानमंत्री बने और किर्याकोस मित्सोताकिस ये ग्रीस के अभी प्रधानमंत्री बने थे। ध्यान रखना इनके नाम भी। पढ़ते हैं आगे। फिर बताइए
कि भारत ये किस वर्ष ओलंपिक की मेजबानी कर सकता है? तो आंसर होगा 2036। आपको याद हो तो अभी हमने पढ़ा था, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के 141वें सत्र का आयोजन अभी हुआ भारत में, और भारत में भी कहा, मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में। और वहीं पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन के दौरान कहा कि भारत 2036 में जो ओलंपिक्स होंगे उनको होस्ट करेगा। मतलब अभी बोली लगाएंगे, हम बिडिंग करेंगे, अगर बिडिंग हम जीत जाते हैं तो हम ऑब्वियसली उसे होस्ट करेंगे। मतलब क्या होता है, जो देश जो सबसे ज्यादा बोली लगाता है, बोली लगाने का क्या मतलब हो गया, जैसे मैंने कहा कि 100 अरब डॉलर, तो मतलब इतना हम खर्च करेंगे, तो जो सबसे ज्यादा बोली लगाएगा उस कंट्री को होस्टिंग के लिए चुना जाता है। इसके अलावा मोदी जी ने वहां पे कहा कि भारत 2029 में होने वाले यूथ ओलंपिक्स की मेजबानी करने के लिए भी इच्छुक है। तो 2036 वाले ओलंपिक को हम होस्ट कर सकते हैं, ध्यान रखना। अच्छा, मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था, ये बड़ा मामूली सा पॉइंट है, बड़ा छुपा रुस्तम है, लेकिन बहुत काम का है, कि भारत जो है ये दूसरी बार इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के सेशन की, उसके सत्र की मेजबानी कर रहा है। अभी कहाँ पे किया? मुंबई में किया। कौन सा सेशन है इसका, कौन सा सत्र है? 141 नंबर का है, और भारत दूसरी बार कर रहा है। तो आपके मन में आएगा पहली बार कब और कहाँ पे किया था? तो पहली बार 1983 में किया था हमने नई दिल्ली में, और वो उसका कौन सा सेशन था? 86 नंबर का था। अभी दूसरी बार कर रहे हैं 2023 में, कहाँ पे? मुंबई में। कौन से नंबर का सेशन है? 141 नंबर का है। बहुत छुपा रुस्तम प्रश्न है, लेकिन ये एग्जाम के लायक बहुत अच्छा प्रश्न है। मैं आपको ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था, अभी एक एग्जाम हुआ था, वहीं पे ये प्रश्न पूछा गया था कि जो अभी एशियन गेम्स हुए थे, तो भारत ने इन एशियन गेम्स को दूसरी बार कब होस्ट किया था? तो वैसे तो हमें तो पता है, हमने तो कई बार पढ़ा है, 1982 में किया था, और इसको पहली बार किया था 1951 में। वहीं से रिलेट करके मैं आपको बता रहा हूं, ये प्रश्न भी आपका इंपॉर्टेंट बनेगा, क्योंकि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के इस 141 नंबर के सेशन को हम दूसरी बार होस्ट कर रहे हैं, और कहां पे? मुंबई में। तो पहली बार कब और कहां किया था, दूसरी बार कब और कहां किया, ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। वैसे इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की बात करें, स्थापना होती है 23 जून 1894 में, इसीलिए आप 23 जून को इंटरनेशनल ओलंपिक डे मनाते हो। और अगर पूछे कि पहली बार जो ओलंपिक गेम्स हुए थे वो कब और कहाँ हुए थे, तो वो 1896 में हुए थे, ग्रीस के एथेंस में। और दूसरी बार कहाँ पे हुए थे? वो पेरिस में हुए थे 1900 में। और याद रखना, मैं आपको क्यों बता रहा हूँ दूसरा वाला, क्योंकि उसमें क्रिकेट को शामिल किया गया था, उसके बाद कभी भी क्रिकेट को शामिल नहीं किया गया। और अभी हमने पढ़ा कि 2028 में जो समर ओलंपिक्स होंगे लॉस एंजल्स में, वहां पे क्रिकेट को शामिल किया जाएगा। तो प्रश्न यहां से भी बन सकता है, करंट तो क्या हो गया कि 2028 वाले ओलंपिक्स में होंगे क्रिकेट शामिल। एग्जामिनर थोड़ा सा दिमाग लगा के क्या पूछेगा, वो आज का नहीं पूछेगा, वो पूछेगा दूसरी बार अभी क्रिकेट शामिल हो रहा है ना बेटा, तो बताओ पहली बार कब हुआ था? तो आपको पता होना चाहिए, पहली बार 1900 वाले ओलंपिक्स में हुआ था, जो कहां पे हुए थे? पेरिस में हुए थे। इसे कहते हैं करंट अफेयर तरीका, बाल की खाल निकालने का तरीका। बस आपको यह पता होना चाहिए कि एग्जामिनर कैसे कैसे सोच सकता है, आपको भी वैसे ही वैसे सोच के आगे बढ़ते जाना है, एग्जामिनर की सोच को पकड़ना है। एक पॉइंट और मैं आपको एक्स्ट्रा में बता दूं कि चलो ये मैं आपसे पूछ रहा हूं, होमवर्क प्रश्न है आपका, अगर नहीं पता तो गूगल करना, कैसे भी करना, बताना कि कॉमनवेल्थ गेम्स को भारत होस्ट कर चुका है, कौन से साल में करा था? बाकी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की बात कर रहे हैं हम, हेडक्वार्टर लुज़ेर्न स्विट्जरलैंड में है, अध्यक्ष है थॉमस बाक। 2024 वाले जो समर ओलंपिक होंगे, 33वां संस्करण होगा, ये पेरिस में होंगे। फिर 2028 में लॉस एंजल्स में होंगे, और 2032 वाले ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होंगे। और एक पॉइंट और बता दूं आपको कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी सदस्य के रूप में चुनी जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? नीता अंबानी है। तो इस प्रश्न में बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको कवर करा, इनको ध्यान में रखना आप। बाकी चिंता मत करो, हमारी जो रिवीजन वाली क्लास है, जिसमें हम जनवरी से लेकर अभी तक करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कर रहे हैं, वहां पे ये प्रश्न मैं आपको फिर से पढ़ाऊंगा, अच्छे से पढ़ाऊंगा। और आप में से कोई अगर वो रिवीजन वाली क्लास अटेंड नहीं करते हैं तो अटेंड जरूर कीजिए। वहां पे इसी तरह से मैं आपको चीजें बताता हूँ, वहां फालतू डिस्कशन बिल्कुल भी नहीं होता, पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। और हाँ, वीडियो अगर आप में से अभी तक किसी ने लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। और एक काम करते हैं, आज का वीडियो आपको कैसा लगा बताना, और मैं भी देखूंगा कैसा लगता है। आज की वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 5000 लाइक का। और 2-3 दिन से मैं नोटिस कर रहा हूं कि आप लोग वीडियो शेयर नहीं कर रहे हो। हमारे व्यूज जो बढ़ने लगे थे, मुझे ऐसा लगा था, वापस घटने लग गए। तो प्लीज वीडियोस को शेयर जरूर करा करो। व्हाट्सएप सब यूज करते हैं, अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस पे लगा दो एक, फेसबुक पे, टेलीग्राम पे आपके स्टडी ग्रुप्स होते हैं, दोस्त तो हर किसी के होते हैं, उनके साथ शेयर करा करो यार। पूरे दिन भर, पूरी रात भर जाग करके आपके लिए मेहनत से कंटेंट तैयार करता हूं मैं।
तो कम से कम इतना सा तो आप कर ही सकते हो, ताकि मुझे भी आप लोगों के लिए काम करने में मजा आए, मैं भी एक्साइटेड रहूं, आपको कंटेंट डिलीवर करके मुझे भी ऐसा फक्र महसूस हो कि यार बहुत बेहतरीन काम किया, कल इससे और अच्छा काम करेंगे। लेकिन आपकी तरफ से अगर रेस्पॉन्स ही नहीं आएगा, आप सपोर्ट ही नहीं करोगे, तो फिर मैं भी अपने आप को कब तक मोटिवेटेड रख पाऊंगा। आज देखते हैं कितने लोग हैं जो इसे शेयर करते हैं। अभी हम बढ़ते हैं। फिर बताइए, अभी हाल ही में विश्व खाद्य दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 16 अक्टूबर को। तो हर साल 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे के रूप में मनाया जाता है। मनाने का उद्देश्य दुनिया भर को भूखमरी से बचाना और कुपोषण को दूर करना। बात करें थीम क्या है, वाटर इज लाइफ, वाटर इज फूड, लीव नो वन बिहाइंड। जल ही जीवन है, जल ही भोजन है, किसी को पीछे ना छोड़ें। और 16 अक्टूबर को क्यों मनाते हैं ये दिन? क्योंकि फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना होती है 16 अक्टूबर 1945 में, जिसका हेडक्वार्टर है रोम, इटली में, और इसके डायरेक्टर जनरल हैं क्यू डोंग। वैसे नेशनल फूड डे भारत में कब मनाते हैं हम? 24 अक्टूबर को। और एक वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे भी होता है, वो भी याद रखो, 7 जून को होता है वो। और एक संस्था है फसाए, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वो भी मैं आपको बता दूं। उसकी स्थापना होती है 2008 में, नई दिल्ली में मुख्यालय है। और इसके इसी साल नए सीईओ बने थे, उनका नाम है गंजी कमला वी राव। आपको याद है 2022 का वर्ल्ड फूड प्राइज किसे मिला था? सिंथिया रोसेंजवेक को मिला था, वो अमेरिकी हैं। और वैसे डे वाला प्रश्न है, तो चलो अक्टूबर के डेज में आपको एक बार फिर रिवाइज करा दूं। तो 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, 2 अक्टूबर को विश्व आवास दिवस और स्वच्छ भारत दिवस, 3 अक्टूबर को विश्व प्रकृति दिवस, 4 अक्टूबर को विश्व पशु कल्याण दिवस, 5 अक्टूबर को वर्ल्ड टीचर डे और नेशनल डॉल्फिन डे, 7 अक्टूबर को वर्ल्ड कॉटन डे, 8 अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स डे, 9 अक्टूबर को वर्ल्ड पोस्ट डे, 10 अक्टूबर को नेशनल पोस्ट डे और वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, 12 अक्टूबर को विश्व दृष्टि दिवस और 12 अक्टूबर को आपने विश्व गठिया दिवस के रूप में भी मनाया है। तो अक्टूबर के ये डेज, इनको ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अभी अक्टूबर 2023 में पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त का भी निधन हो गया। नाम क्या है उनका? मनोहर सिंह गिल। तो पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त मनोहर सिंह गिल का भी निधन हो गया। वे 1996 से लेकर 2001 तक भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे थे, मुख्य चुनाव आयुक्त रहे थे। और कौन से नंबर के थे? तो 11वें नंबर के थे। अच्छा, उन्होंने एक बुक लिखी थी, वो बुक भी आप ध्यान रखना, हो सकता है पूछ ले आपसे। बुक का नाम है इन इंडियन सक्सेस स्टोरी एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेटिव्स। इन्हें पद्म विभूषण मिल चुका है, 2000 में मिला था, सन 2000 में। यहाँ पे चुनाव आयुक्त की हम बात करें तो चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, स्थापना होती है इसकी 25 जनवरी 1950। और इसीलिए 25 जनवरी को हम नेशनल वोटर्स डे मनाते हैं। वैसे 25 जनवरी को नेशनल टूरिज्म डे भी होता है। और वैसे वर्तमान में हमारे चीफ इलेक्शन कमीशन कौन है? मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार है, और ये 25वें नंबर के हैं। वैसे पहले नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। और पहली महिला पूछेंगे तो वीएस रमा देवी थी। अभी याद होगा आपको, चुनाव आयुक्त ने नेशनल आइकॉन बनाया था, किसको? सचिन तेंदुलकर को। और चुनाव आयोग ने एक गरुड़ एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया था, ये भी याद रखना। अच्छा, अगर आपसे पूछे कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग ये चुनावों से संबंधित है, तो भाग 15। और अनुच्छेद पूछे तो 324 से 329 तक चुनाव आयोग और सदस्यों की शक्तियों, उनके कार्य आदि से संबंधित है। ये लाइन भी याद रखना। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी अक्टूबर 2023 में भारत के विदेश मंत्री ने किस देश में रविंद्रनाथ टैगोर जी की प्रतिमा का अनावरण किया? तो आंसर होगा वियतनाम में। और हमारे विदेश मंत्री कौन है? सुब्रमण्यम जयशंकर। और अभी इन्होंने वियतनाम के बाक निन्ह नाम की जो जगह है, वहां पे रविंद्रनाथ टैगोर जी की प्रतिमा का अनावरण किया। और यहाँ पे साथ में उन्होंने कहा कि रविंद्रनाथ टैगोर जी की कृतियों को वियतनाम में व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त है, पूरे देश में इसे पढ़ा और सराहा जाता है। यहाँ तक कि वियतनामी पाठ्य पुस्तकों में भी इसे शामिल किया गया है। और रविंद्रनाथ टैगोर जी की सबसे प्रसिद्ध जो कृति है गीतांजलि, उसका भी वियतनामी भाषा में अनुवाद किया गया है। और गीतांजलि से मैंने आपको बताया भी, आप जानते ही हो कि 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार इनको मिला था गीतांजलि के लिए। और नोबेल पुरस्कार पाने वाले ये पहले भारतीय थे, साहित्य में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले एशियाई व्यक्ति थे। और अभी तक भारत में एकमात्र व्यक्ति हैं जिनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है। ये 3 पॉइंट भी मैंने आपको बताए। अच्छा, स्टैच्यूज की बात है तो अब एक काम करता हूं, अभी तक 1-1.5 साल में जितनी भी स्टैच्यूज आपने करंट अफेयर्स में पढ़ी है, वो सारी मैं आपको यहाँ पे रिवाइज कराऊंगा, तो बिल्कुल ध्यान से सुनना। तो तैयार हैं आप लोग? तो देखो, हमारे जो मंत्री हैं पीयूष गोयल जी, अभी इन्होंने तमिलनाडु के कोयम्बटूर में भारत के पहले जो वित्त मंत्री थे, फाइनेंस मिनिस्टर, उनकी प्रतिमा का अनावरण किया था। और अब आप जानना चाहोगे भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? तो आर के षणमुखम चेट्टी थे।
अभी नए संसद भवन का डिजाइन किसने तैयार किया था? नाम याद रखना, डॉक्टर बिमल पटेल ने। और तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री इन्होंने भी हैदराबाद में अंबेडकर जी की प्रतिमा का अनावरण किया था, जिसकी ऊंचाई 125 फीट हुसैन सागर झील के किनारे इसको स्थापित किया गया था और इसके वास्तुकार रामवी सुतार है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टेच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी या समृद्धि की मूर्ति का अनावरण किया था बेंगलुरु में। ये किसकी है? बेंगलुरु के संस्थापक केम्पेगौड़ा जी की, 108 फीट ऊंची है। इसके भी वास्तुकार रामवी सुतार ही है। और मोदी जी ने अभी भगवान शिव जी की सबसे ऊंची प्रतिमा का भी अनावरण किया था, जिसको कहा जाता है विश्वास स्वरूपम या स्टेच्यू ऑफ बिलीफ। कहाँ पे? राजस्थान के राजसमंद जिले के नाथद्वारा में। इसकी ऊंचाई है 112 मीटर या 369 फीट आप बोल दो। एक आपको याद होगा स्टेच्यू ऑफ नॉलेज, ये डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की है और महाराष्ट्र में लगाई गई थी। ये महाराष्ट्र के लातूर में जो 70 फीट ऊंची है। स्टेच्यू ऑफ नॉलेज इसको नाम दिया गया था, ये ध्यान रखना। अभी इन्हीं से संबंधित एक और प्रश्न मैं आपको बताऊंगा आगे। बाकी स्टेच्यू ऑफ इक्वलिटी हैदराबाद में है, ये संत रामानुजाचार्य जी की स्टेच्यू है, 216 फीट ऊंची है ये। बाकी स्टेच्यू ऑफ यूनिटी आप जानते ही हो, सरदार पटेल जी की है ये। और कहाँ पर? केवड़िया गुजरात में नर्मदा नदी के किनारे साधु बेट द्वीप पर स्थित है। ये दुनिया की सबसे ऊंची स्टेच्यू है, 182 मीटर इसकी हाइट है। वास्तुकार रामवी सुतार है। और अभी हमारी जो प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने नई दिल्ली में महात्मा गांधी जी की स्टेच्यू का अनावरण किया था। उसकी ऊंचाई है 12 फीट। और दुनिया की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा कहाँ पे स्थापित की गई? नई दिल्ली में ही, जहाँ पे अभी G20 शिखर सम्मेलन हुआ था ना, भारत मंडपम में, वहीं पे। इसकी ऊंचाई 28 फीट है और इसके मूर्तिकार हैं राधा कृष्णन। और अभी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो शिवराज सिंह हैं, उन्होंने ओमकारेश्वर में 108 फीट ऊंची आदि शंकराचार्य जी की प्रतिमा का अनावरण किया था और इसको नाम दिया समानता की प्रतिमा, स्टैच्यू ऑफ वननेस। और जो पॉइंट मैं आपको बोल रहा था आगे बताऊंगा, वो है कि भारत के बाहर BR अम्बेडकर जी की सबसे ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई। कहाँ पे? अमेरिका में। अमेरिका के मैरीलैंड शहर में। ऊंचाई इसकी है 19 फीट और इसको नाम दिया स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी और इसके वास्तुकार रामवी सुतार ही हैं। तो अभी तक जितनी भी आपने स्टैच्यूज वाले प्रश्न पढ़े होंगे ना करंट अफेयर्स में, वो सारे मैंने आपको इस प्रश्न में रिवाइज करवा दिए हैं। तो आपको इस वीडियो में एक एक प्रश्न भर भर के नॉलेज देगा, भर भर के रिवीजन करवाएगा। बस एक आदत आपको डालनी है कि डेली आपको वीडियो देखना है तो देखना ही है। किसी भी कीमत में वीडियो नहीं छूटना चाहिए। अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाए, छूट जाए, तो फिर बाद में टाइम निकाल करके उसको कवर जरूर करना है। आप पूरे यूट्यूब में कहीं पर भी वीडियो, किसी भी चैनल पे वीडियो देख लेना, आपको इतना रिवीजन भर भर के कोई नहीं कराएगा। रिवीजन करवाएंगे, मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन इतना कोई नहीं करवाएगा जितना मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड करता हूं। इसके लिए लोग 1-1 घंटा, 1.5 घंटे तक चले जाते हैं। जितना मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड करता हूं, इतना कंटेंट लोग प्रोवाइड कराने के लिए 40-40 मिनट, 60-60 मिनट तक ले लेते हैं, जो मैं आपको कोशिश रहती है मेरी 22 से 25 मिनट के अंदर दे दूं। बस फर्क इतना है कि अभी स्टूडेंट अपनी वैल्यू नहीं समझते हैं। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछा अभी हाल ही में इक्वेडोर के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन बन गए? तो आंसर होगा डेनियल नोबोआ। तो डेनियल नोबोआ ये इक्वेडोर के प्रेसिडेंट बने, या यूं कहूं कि इक्वेडोर के अब तक के सबसे युवा प्रेसिडेंट बने हैं ये। और इक्वेडोर की बात करें तो ये साउथ अमेरिकी देश है, जिसकी कैपिटल होती है क्विटो। करेंसी US डॉलर चलती है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि कोटोपेक्सी ज्वालामुखी ये किस देश में है, तो भी आंसर होगा इक्वेडोर में। कुछ ऑप्शन से रिवीजन करेंगे इसका कि अभी ये एडगर रिंकेविक्स, ये लातविया के पहले समलैंगिक राष्ट्रपति बने। नाइजीरिया के प्रेसिडेंट बने थे बोला टिनुबू। और साइप्रस के प्रेसिडेंट बने थे निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स। तो ये नाम भी न्यूज में थे, ध्यान में रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में ड्रॉप ऑफ द लास्ट क्लाउड नाम की बुक को किसने लिखा? तो आंसर होगा संगीता जी ने। तो लेखिका है संगीता जी, इन्होंने ये बुक लिखी है जिसका नाम है ड्रॉप ऑफ द लास्ट क्लाउड। तो ये जो बुक है ये केरल के मात्र सत्तात्मक अतीत की याद दिलाती है, जहां महिलाएं निर्णय लेने और संपत्ति के स्वामित्व के अपने अधिकार का प्रयोग करने के मामले में अधिक सशक्त थीं। आप जानते हो अभी सोनल गोयल ने नेशनल कॉलिंग नाम से बुक लिखी थी, सोहिनी चट्टोपाध्याय द डे आई बिकम अ रनर, और नीरजा चौधरी ने हाउ PM डिसाइड नाम से बुक लिखी थी। इसके अलावा भी कुछ और बुक्स मैं आपको रिवाइज करा दूं 2023 में जो हमने पढ़ी है, जैसे कि संजीव सान्याल, इन्होंने रिवोल्यूशनरीज नाम की बुक लिखी थी। ह्यूमन एनाटॉमी नाम की बुक लिखी थी डॉक्टर AK द्विवेदी ने। और ब्रेकिंग बैरियर द स्टोरी ऑफ दलित चीफ सेक्रेटरी नाम की बुक लिखा काकी माधव राव ने। अंबेडकर अ लाइफ, इसको लिखा शशि थरूर ने। अनजान साक्षी, ये आत्मकथा है KK अब्दुल गफ्फार की, इसको भी लॉन्च किया था महेंद्र सिंह धोनी ने। और ब्रिटेन के जो प्रिंस हैं हैरी, उनकी आत्मकथा आई है, उसका नाम है स्पेयर। अरविंद मंडलोई, इन्होंने जादूनामा नाम से बुक लिखी थी।
शुभ्रा गुप्ता इरफान खान अ लाइफ इन मूवीज नाम से बुक लिखी, और डॉक्टर अश्विन फर्नांडिस इंडियाज नॉलेज सुप्रीमेसी द न्यू डॉन नाम से बुक लिखी, और मेघनाथ देसाई द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी नाम से बुक लिखी इन्होंने। तो ये भी आप ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। चलो फिर बताओ, विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 की थीम क्या है? तो आंसर होगा अ डिफाइनिंग ईयर फॉर ग्लोबल हेल्थ एक्शन। बात कर रहे हैं यहाँ पे वर्ल्ड हेल्थ समिट 2023 की, जो कहाँ पे हुई? जर्मनी के बर्लिन में। और याद रखना हर साल ये यहीं पे होती है, बर्लिन में। और इसका विषय क्या है, थीम क्या है? अ डिफाइनिंग ईयर फॉर ग्लोबल हेल्थ एक्शन, यानी कि वैश्विक स्वास्थ्य कार्रवाई के लिए एक निर्णायक वर्ष। अच्छा, आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं आपके 17, जिसको आपको 2030 तक पूरा करना है, तो इसमें कौन से नंबर का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है जो गुड हेल्थ के बारे में बात करता है? और उनको याद दिला दूं जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पे आपसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, और इनको याद करने का एक बहुत ही आसान और सरल तरीका मैंने बना दिया है, वीडियो में ट्रिक बना दी है। तो अगर आपने वो वीडियो भी नहीं देखा तो वो भी ज़रूर देखना, और कम से कम जो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं आप सभी, तो वो वीडियो अगर नहीं देखा तो देख ज़रूर लीजिएगा। फिर कल से आपको पछताना न पड़े कि एग्ज़ाम में प्रश्न आ गया, यार मेरे को आया नहीं, मेरे से छूट गया 1 नंबर का प्रश्न। क्योंकि नए स्टूडेंट को तो नहीं पता, लेकिन पुरानों को तो पता है, तो आप मिस मत करना उसे। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगला प्रश्न क्या है? अभी ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 का आयोजन ये कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा मुंबई में। तो ये है ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023। इस बार ये इसका 3रा संस्करण था, जो 17 अक्टूबर 2023 को हुआ, जिसका उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। कहाँ पे? मुंबई में। इसका उद्देश्य क्या है इस समिट का? तो वैश्विक और क्षेत्रीय साझेदारी को बढ़ावा देना और निवेश की सुविधा प्रदान करके भारतीय समुद्री अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना। ये इस बार 3रा है। तो पहला कब हुआ था? पहला हुआ था 2016 में, वो भी मुंबई में हुआ था, और दूसरा हुआ था 2021 में। वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुआ था क्योंकि उस समय कोरोना था, और इस बार ये 3रा हुआ मुंबई में। तो गाइज ये था आज का आपका करंट अफेयर्स का सेशन। कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के वीडियो का टारगेट याद रखना 5000 लाइक का है, और जम के आज वीडियो को आपको शेयर करना है। आज आप लोग की बारी है, आप लोग मुझे बता दो कि आप लोग पूरा वीडियो को सपोर्ट करते हो, तो मैं आप लोगों के लिए जो मेहनत करता हूँ वो मेरी बेकार नहीं जा रही है। और अगर आप में से जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जब ये लोग शेयर करेंगे आप तक पहुँचेगा। अगर आप इसे देख रहे हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, तो मुझे ही पता लगे कि कौन कौन वीडियो पहली बार देख रहे हैं। इससे मुझे भी अच्छा लगता है, थोड़ा सा मोटिवेशन फील करते हैं। बाकी इनकी प्रैक्टिस के लिए क्विज आपको मिल जाएगी करेक्ट एग्जाम एप्लीकेशन में, PDF भी आपको वहाँ मिल जाएगी। करेक्ट एग्जाम एप्लीकेशन का लिंक मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अभी कल के करंट अफेयर्स का भी मैं आपको रिवीजन करा दूं। चलो, तो पहला प्रश्न आपसे पूछा था कि अभी 11वें जोहर कप का आयोजन ये कहाँ पे हो रहा है? तो आंसर होगा मलेशिया में। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया, अभी 14 अक्टूबर को मनाया। और अभी कहाँ पे जांस्कर महोत्सव मनाया गया? तो आंसर होगा लद्दाख में। फिडे विश्व जूनियर रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2023 को जीता है रौनक साधवानी ने। युवा मितान परिवहन योजना शुरू की छत्तीसगढ़ ने। अबुआ वीर दिशोम योजना अभियान शुरू किया झारखंड ने। प्रोजेक्ट कुइपर को लॉन्च किया अमेजोन ने। कौन सा देश 9वें P20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है? इंडिया। ग्लोबल हेल्थ इनोवेशन फेलोशिप किसके सहयोग से शुरू हुई? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। अभी चलो कल का होमवर्क प्रश्न में देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था कि अभी किस राज्य सरकार ने नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना शुरू की? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।